स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। रिसेंटली हमने देखा कि G20 का समिट ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राजील में। प्रधानमंत्री मोदी जी भी G20 के इस एनुअल समिट में शामिल होने के लिए गए थे। G20 का समिट काफी इंपॉर्टेंट था, वो इस वजह से क्योंकि इस समय की अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे तो काफी डायनेमिक है। रशिया और यूक्रेन की वॉर को चलते हुए 1000 दिन से भी ज्यादा हो गए। वहीं अगर आप बात करेंगे वेस्टर्न एशिया की, तो इजराइल और गाजा का इशू वो भी एस्केलेट हुआ, ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। इसके साथ साथ पैरेलली एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है बाकू में, COP29 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका बेसिक इनिशिएटिव या पर्पस है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना। वहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह था कि डेवलप्ड कंट्रीज, उनको डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंस अवेलेबल करवाना है, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो डेवलप्ड नेशंस का ही रहा है। बट बाकू में भी कोई एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो एक ऐसी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ। समिट ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जरूर यहां पर पुश किया, जिसको लेकर फाइनली पूरी दुनिया में एक एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है और मोर देन 80 कंट्रीज उन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए पहल भी कर दी है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर या पॉवर्टी की, तो पूरी दुनिया में 622 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब ये पूरी दुनिया का 9% है। सो पूरी दुनिया में 9% लोग दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है कि उनकी पर डे इनकम $2.15 से भी कम है। दैट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी। आप समझ सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह नजर आ रहा है कि पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम इफ नॉट इंक्रीजिंग, वो डिक्रीज भी नहीं हो रही है। इनफैक्ट ब्राजील के प्रेसिडेंट ने G20 समिट में यह बात भी बोली कि मैंने पहला G20 समिट जो 2008-9 के आसपास ऑर्गेनाइज किया गया था, मैंने उसको भी अटेंड किया था। तब से लेकर अभी तक अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं कि कितने लोग हंगर या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो नंबर ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है। हां, पिछले 10-15 साल में पॉपुलेशन भी बढ़ी है, बट जब आप एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी वैसी की वैसी नजर आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि 2030 तक हमें ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी को खत्म करना है। 2025 आने वाला है, सिर्फ 5 साल है हमारे पास इन गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या ये गोल्स अचीव हो पाएंगे? अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो शायद नहीं। और इसी वजह से ये ग्लोबल अलायंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस ग्लोबल अलायंस का पर्पस है दुनिया में जो पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम चल रही है उसको खत्म किया जाए, उसको कॉम्बैट किया जाए। एक थोड़ा आइडिया लेते हैं कि कितनी ग्रेव ये प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्या। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 622 मिलियन, अभी हमने बात की, which is almost 9% of the global population. 622 million people, they are living in extreme poverty, जहां पर उनकी डेली इनकम $2.15 से भी कम है। इसके साथ साथ 582 मिलियन पीपल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं वो। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि 81 कंट्रीज ने कमिट कर लिया है कि वो इस अलायंस, इस मिशन को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक है, FAO है, IMF है,
ये है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए अपना समर्थन, अपना सपोर्ट दे दिया है, विच इज अ पॉजिटिव स्टार्ट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना चाहते हैं, अगर हम ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी की समस्या को इफ नॉट 2030, 2035, 2040 तक भी खत्म करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाए। अब अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करते हैं ग्लोबल अलायंस की, वहां तक चलने से पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है चैनल पर, आप उन लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपके सामने, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि ये जो अलायंस बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है, हाउ इज इट गोइंग टू फंक्शन। तो पहली चीज तो ये अलायंस जो बनाया जा रहा है, ये फंडिंग प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फंड तैयार किया जाएगा, कोई कॉर्पस बनाया जाएगा, उसमें ये मेंबर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस मनी जो है, पैसा उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं, ये उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इस अलायंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो कंट्रीज जहां पर हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, उसको डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ा जाए। प्लस यहां पर अलग अलग कंट्रीज में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं हंगर या पॉवर्टी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसका एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा और टूल्स तैयार किए जाएंगे कि अगर आपके देश में पॉवर्टी या हंगर की प्रॉब्लम है, तो आप किसी और कंट्री का जो मॉडल है, जिसकी सिचुएशन आपके जैसी ही है, आप उस मॉडल को अपनी कंट्री में अडेप्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो यहां पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डोनर कंट्रीज या फिर डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से फाइनेंस उधार ले सकते हैं। तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर नॉलेज एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी कंट्रीज हेल्प करना चाहती हैं आगे बढ़ के, वो रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती हैं, और वो कंट्रीज जो पॉवर्टी हंगर की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उनके साथ उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ पॉलिसी मैचिंग, कनेक्टिंग कंट्रीज इन नीड विद दोज ऑफरिंग एक्सपर्टीज। और जरूरी नहीं है कि एक्सपर्टीज या पैसा ही सिर्फ प्रोवाइड किया जाए, रिसोर्सेज सिर्फ प्रोवाइड की जाए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कंट्री जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले सिमिलर सिचुएशन में थी, जो पॉवर्टी हंगर की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसने जो कदम उठाए हैं, उसने कैसे अपनी कंट्री में इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट किया है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, क्या क्या टूल्स थे ऐसे जिनके थ्रू इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया, वो अपनी एक्सपर्टीज भी शेयर कर सकती हैं इन कंट्रीज के साथ जो स्ट्रगल कर रही हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ। इसके साथ साथ रिसोर्स एलोकेशन, फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव एंड इंप्लीमेंटेशन। जो भी इनिशिएटिव आप कैरी आउट करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प की जाएगी। वो टेक्निकल हेल्प भी होगी, फाइनेंशियल हेल्प भी होगी। सपोर्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो ये प्लेटफॉर्म अपने आप में कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं है, ये उन कंट्रीज को जहां पर पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम है, उन्हें कनेक्ट करवाएगा डोनर कंट्रीज और डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। प्लस एक डेटाबेस, एक पूरा डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, जहां पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको स्टोर करके रखा जाएगा। वो टूल्स, जिन टूल्स के थ्रू पॉवर्टी का लेवल कितना है, इसके साथ साथ कैसे हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, अलग अलग कंट्रीज ने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया है, वो भी यहां पर डेटाबेस में स्टोर करके रखा जाएगा, जिससे हेल्प की जा सके वल्नरेबल कंट्रीज की। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर फोकस किया जा रहा है, दैट इज स्प्रिंट 2030। अब ये स्प्रिंट 2030 क्या है? स्प्रिंट 2030 के अंडर 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिन एरियाज में अगर काम किया जाए तो पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम को काफी रिड्यूस किया जा सकता है। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट हाफ किया जा सकता है। तो यहां पर 6
हाई इंपैक्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन 6 हाई इंपैक्ट एरियाज को कहा जा रहा है स्प्रिंट्स 2030। 2030 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब हमें अचीव करने हैं वो साल, कि 2030 तक अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए हमें स्प्रिंट लगानी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी। तो इसी वजह से 6 हाई इंपैक्ट एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर इन 6 हाई इंपैक्ट एरियाज में हम फंक्शन करते हैं, काम करते हैं ठीक तरीके से, तो फिर हम हंगर और पॉवर्टी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये 6 हाई इंपैक्ट एरियाज? तो सबसे पहले स्कूल मील्स। स्कूल मील्स, अगर हम बात करते हैं वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की, गरीब जनता की, ज्यादातर इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कि पब्लिक स्कूल्स, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, वहां पर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जैसे इंडिया में हो रहा है। इन स्कूल स्टूडेंट्स को अगर हम मील्स अवेलेबल कराएंगे तो जो हंगर की प्रॉब्लम है हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे इंडिया में हो रहा है। हमारे यहां मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मिड डे मील स्कीम भारत में चलाई जाती है। तो जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता है 8 क्लास तक के बच्चों को। दैट इज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। सिमिलरली कैश ट्रांसफर्स, हमारे यहां गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड किए गए। लोगों के जनधन खातों को आधार से जोड़ा गया और डायरेक्टली उनके खाते में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है डीबीटी के थ्रू। कुछ उसी टाइप का इनिशिएटिव लेने की बात की जा रही है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिससे वो एटलीस्ट बेसिक मील को अफोर्ड कर पाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप पॉवर्टी और हंगर दोनों ही एरियाज में इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर पाएंगे, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल होल्डिंग फार्मिंग। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। दीज आर एग्रेरियन सोसाइटीज। और जो सबसे गरीब लोग होते हैं वो लैंडलेस लेबरर्स या शेयर्ड क्रॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स जो हैं उनकी हेल्प की जाए, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए, तो भी आप पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे हमने इंडिया के केस में भी देखा है। किसान मानधन योजना, जिसके तहत फाइनेंशियल एड डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको इनपुट क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे इनिशिएटिव पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए होते हैं। इनफैक्ट अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करेंगे तो हम एग्रीकल्चर में अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हेल्प करती है फूड सिक्योरिटी में। सपोर्टिंग लोकल एग्रीकल्चर टू इंप्रूव फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। तो यहां पर आप एक साथ दोनों प्रॉब्लम्स को टारगेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ फैमिली सपोर्ट, इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ फैमिलीज। आप इंडिया की बात करेंगे और आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सभी सेक्टर्स में काम कर रही है, फंक्शन कर रही है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहां सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स में अगर आप देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको हेल्प प्रोवाइड कर रही है। आयुष्मान भारत स्कीम है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे तो इंडिया में तो एक फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर के बच्चे के लिए एजुकेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स जो इंपैक्ट डालते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ पर, अगर उस पर फोकस किया जाए तो पॉवर्टी और हंगर दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। और कुछ इसी तरीके से इनिशिएटिव इंडिया में लिए जा रहे हैं। इन्हीं इनिशिएटिव्स को हमें ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है। और इंडिया जैसी कंट्रीज जहां पर ये इनिशिएटिव लिए गए हैं, जहां पर टारगेटेड इंटरवेंशंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम रिड्यूस हुई है, इनको ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है। वल्नरेबल कंट्रीज भी इन प्रोग्राम्स से सीख पाए और इन्हें अडेप्ट कर पाए, इसीलिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। नाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन बेटर पॉलिसी मेकिंग।
अगर आप 2030 तक पॉवर्टी, हंगर, इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो कंट्रीज को टारगेटेड इंटरवेंशन स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जहां पर वो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को टारगेट कर पाए और फाइनेंशियल एड, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करवा पाए। अब कैसे ये फोरम उनकी हेल्प करने वाला है? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहां पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको स्टोर करके रखा जाएगा, जिससे वल्नरेबल कंट्रीज में उन्हें रेप्लिकेट करवाया जा सके। तो जो डेटा है इट इज गोइंग टू हेल्प क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज। तो अलग अलग कंट्रीज में, जैसे मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया आपको, हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स है, हमारे यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है। दीज आर एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज। तो ऐसी एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज जो G20 मेंबर कंट्रीज में लगाई जाती हैं या बाकी कंट्रीज में लगाई जाती हैं, उनको स्टोर किया जाएगा। दैट इज गोइंग टू हेल्प दोज वल्नरेबल कंट्रीज। इसके साथ साथ अडेप्टेबल सॉल्यूशंस, पॉलिसीज टेलर्ड टू स्पेसिफिक कंट्रीज कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग देशों की फाइनेंशियल सिचुएशन, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए वो पॉलिसीज सजेस्ट की जाएंगी। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पॉलिसी बनाई तो जाती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर वो पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पा रही है, नहीं हो पा रही, वो नहीं देखा जाता, जहां पर इंडिया भी कहीं ना कहीं लैक करता है। और इसी वजह से ये टारगेटेड इंटरवेंशंस, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि गोल्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। छोटे छोटे टारगेट सेट किए जाने चाहिए कि 6 महीने में हमें इतनी पॉवर्टी कम कर देनी है या फिर हंगर की प्रॉब्लम को इतना रिड्यूस कर देना है। वो छोटे छोटे टारगेट्स हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमें उसको भी इवैल्यूएट करना है। इसके साथ साथ नॉलेज शेयरिंग, प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स। सो ओवरऑल जब हम बात करते हैं पॉवर्टी और हंगर की, उस प्रॉब्लम को ग्लोबल लेवल पर रिड्यूस करने में और 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, उनको अचीव करने में ये प्लेटफॉर्म इन चारों तरीके से हेल्प करने वाला है। नाउ जैसा मैंने कहा था कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो खुद फंडिंग प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो डोनर नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को वल्नरेबल कंट्रीज के साथ जोड़ने वाला है। तो वो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा। सो ये एक मैच मेकिंग मॉडल के तौर पर काम कर रहा है। द अलायंस अडॉप्ट्स अ यूनिक अप्रोच टू फंडिंग, एक्टिंग एज अ मैच मेकर between countries in need and potential donors. This model ensures that resources are directed efficiently where they are most needed. तो यहां पर डायरेक्ट फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो ऐसी वल्नरेबल कंट्रीज, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी एंड इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सपोर्ट, उनको जोड़ेगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी कंट्रीज के साथ जो उनको सपोर्ट कर सकती है। डाइवर्स फंडिंग सोर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है इस प्लेटफॉर्म का। यहां पर जो फंडिंग सोर्सेज हैं वो काफी डाइवर्सिफाइड होने वाले। ग्लोबल एनजीओस, मल्टीनेशनल कंपनीज, इसके साथ साथ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अलग अलग कंट्रीज, ये सब यहां पर फंडिंग प्रोवाइड करने वाली है। तो यहां पर जो फंडिंग है वो सिर्फ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित नहीं है, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनफैक्ट जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी पुअर कंट्रीज की मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल और टेक्निकल एड प्रोवाइड कर सकती है। सो फाइनेंशियल सपोर्ट कम्स फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग मेंबर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ एंड फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस। सो एनजीओज, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑफ कोर्स मेंबर कंट्रीज, ये सब वो फंडिंग और वो टेक्निकल एड प्रोवाइड करने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। तो यहां पर जो फंडिंग है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, कुछ ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस तक की वही फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्स है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर यह है, ग्लोबल रीच, लोकल इंपैक्ट। दैट मींस ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोकल लेवल पर रेप्लिकेट किया जाएगा, कीपिंग द लोकल प्रॉब्लम्स एंड कस्टम्स इन माइंड। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस को जब आप
किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री में अप्लाई करने जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि उस कंट्री की अपनी सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट कैसी है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि एक कंट्री की फूड प्रैक्टिसेस, उसकी कल्चरल वैल्यूज वो बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है, और इसी वजह से कोई ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस जो एक डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में सक्सेसफुल हुई थी वो उस वल्नरेबल कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड कल्चरल वैल्यूज वो डिफरेंट है। यहां पर इन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोकल लेवल पर जो कल्चर है, लोकल लेवल पर जो वैल्यूज है, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मोल्ड किया जाएगा, जिससे लोकल लेवल पर वो अडेप्ट हो सके। एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बहुत सारी प्रैक्टिसेस प्रपोज तो की जाती हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। बट यहां पर लोकल इंपैक्ट क्रिएशन पर बहुत फोकस किया जा रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा भी और भी सॉल्यूशंस यहां प्रपोज किए गए हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कि इस अलायंस के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इसका लोकल इंपैक्ट भी होने वाला है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज की, तो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादा सामने आती है। तो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एक्सेस इन अफ्रीकन विलेजेस टू सपोर्टिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन एशिया, द अलायंस इनिशिएटिव्स आर टेलर्ड to address specific local needs while contributing to the global fight against poverty and hunger। तो ग्लोबल हंगर, ग्लोबल पॉवर्टी रिड्यूस तो करनी है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट करना है इन कंट्रीज में, बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि उन कंट्रीज की जो अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनकी अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं, उनमें ये प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेबल हों, रेप्लिकेट की जा सके। तो हमें लोकल इंपैक्ट क्रिएट करना है और इन प्रैक्टिसेस को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाना है, जिससे ये हंगर और पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जो चैलेंजेस हम फेस करेंगे इस अलायंस की फंक्शनिंग में, और हमें उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट अ सक्सेस एंड इंश्योर कि 2030 तक हम ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी की जो ये समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इसको अगर खत्म नहीं कर पाते तो एटलीस्ट काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा सा वो भी समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी सारी कंट्रीज, इतनी सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, सबके मॉडल्स अलग अलग, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। हालांकि जब वो इस अलायंस में जुड़ रहे हैं तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव तो है कि ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी को रिड्यूस करना, बट उन सबके बिजनेस मॉडल्स, कंट्रीज की इकोनॉमिक मॉडल्स, वो सब डिफरेंट होने वाले। और इसी वजह से इन सबको एक साथ लेकर चलना, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। देखने वाली बात यही होगी कि कैसे एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाई जाती है। इसके साथ साथ कल्चरल सेंसिटिविटी, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। हर कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, अपनी कल्चरल वैल्यूज होती हैं। उन कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए कैसे ये प्रैक्टिसेस अडेप्ट की जाएंगी, किस तरीके से इनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे टू मेक देम एक्सेप्टेबल विद इन द सोसाइटी एज वेल, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है जिसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज एज वेल। हमने UNFCCC की बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका पर्पस था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का। बट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, यू वुड रिक्वायर रिसोर्सेस। आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो डिसीजन ये लिया गया था कि हर साल $100 बिलियन की फंडिंग डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करेंगे इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। बट वो टारगेट कहीं से भी मीट होता हुआ नजर नहीं आया है पिछले बहुत सालों, और इसी वजह से COP29 में दोबारा से एक टारगेट सेट करने की बात की गई है। अगर मैं प्रैक्टिकली ये देखता हूं कि अभी तक क्या होता आ रहा है, तो दोबारा से क्वेश्चन तो रेज किया जाएगा कि क्या यहां पर ये जो फंडिंग की बात की जा रही है, ये फंडिंग कमिटमेंट्स पूरे हो पाएंगे? क्या डेवलप्ड कंट्रीज या ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज वो फंडिंग प्रोवाइड कर पाएंगे जो रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी? वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, leveraging digital tools and data analytics present opportunities for more efficient and targeted intervention। हमने बात की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, बैंकिंग पेनिट्रेशन चाहिए, लेकिन बहुत सारी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अभी ई गवर्नेंस नहीं आया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं अफ्रीकन कंट्रीज की, तो वहां पर तो चैलेंज आएगा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का भी। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्या उसके बारे में कुछ सोचा गया है? हंगर और पॉवर्टी तो तभी रिड्यूस हो पाएगी जब ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होंगे, और इन इनिशिएटिव्स के सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है टेक्नोलॉजी का। सो व्हाट अबाउट दैट? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसके बारे में इस अलायंस को सोचना भी पड़ेगा, और इसके टाइमली सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन मेक दिस अलायंस अ सक्सेस एंड रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी। अब क्या किया जा सकता है? देयर आर अ फ्यू सजेशंस, जिन सजेशंस पर वर्क किया जाए तो ये अलायंस सक्सेसफुल हो सकती है, और इसका जो एजेंडा है वो हंगर और पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। आप जिस भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, पहले मेक श्योर कि आप उसके पायलट प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाएं, और विद इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर आप इस बात को मॉनिटर करें कि ये पायलट प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए जिससे ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। इन पायलट प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल से आप सीख पाएंगे, इसके एक्सपीरियंस से आप सीख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कंट्री में जब कोई पॉलिसी को इन्फोर्स किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। और फिर जब आप बड़े स्केल पर उस पॉलिसी को वहां पर इन्फोर्स करेंगे तो आप इन चैलेंजेस को बेटर तरीके से फेस कर पाएंगे और रिजॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिश ऑपरेशनल फ्रेमवर्क एंड इनिशिएट पायलट प्रोजेक्ट्स। तो विद इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा पायलट प्रोजेक्ट्स एक छोटे लेवल पर रन किए जाएं, जिससे आप चैलेंजेस के बारे में पता कर सके और उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बना सके। देन अगर हम बात करते हैं मीडियम टर्म में कि मीडियम टर्म में क्या क्या किया जा सकता है, इन द नेक्स्ट 3 to 5 years स्केल सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स एंड अचीव मेजरेबल रिडक्शन। तो जैसे मैंने कहा, पहले आप पायलट प्रोजेक्ट्स लेकर आइए, ये पायलट प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर उनको रन कीजिए, देखिए कहां कहां आपको सक्सेस मिल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की ट्राई कीजिए। इस एक्सपीरियंस से आप सीख पाएंगे कि जब हम बड़े लेवल पर इस पॉलिसी को इन्फोर्स करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और कैसे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म में आप बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर इन पॉलिसीज को इन्फोर्स कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप पॉवर्टी और हंगर को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इन लॉन्ग टर्म, इन द नेक्स्ट 6 to 10 years कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन। आपको दिखाई देगा कि अगले 6 से 10 साल में ये अलायंस ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएगा, हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, और इसको एटलीस्ट हाफ तो कर ही सकता है। इफ नॉट रिमूव द प्रॉब्लम, पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं कर पाएगा, तो कम से कम उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट आधे पर तो ले आएगा,
विच विल ऑल्सो बी अ सक्सेस, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूं उसको देखते। तो टारगेटेड इंटरवेंशन जरूरी है, उनका इन्फोर्समेंट, उनका इंप्लीमेंटेशन उतना ही जरूरी है। और ये अलायंस एक पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को यहां पर जुड़ना चाहिए, एंड इफ नॉट फाइनेंशियल एड, एटलीस्ट टेक्निकल एक्सपर्टी तो हर कंट्री प्रोवाइड कर ही सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या रेलेवेंस है, क्या वैल्यू है इस अलायंस की। ग्लोबल इश्यूज जैसे पॉवर्टी और हंगर, जब तक एक कोऑर्डिनेटेड, एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं लिया जाएगा, तब तक इनका रेजोल्यूशन खोजा जाना बहुत मुश्किल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा। दोबारा से मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।